खबर देंगे आपको इस्लामाबाद से, जहां सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस की समाअत जारी है। जमात इस्लामी के वकील तौफीक आसिफ दलाइल दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वजीर आजम की तकरीर असम्बली के एजेंडे का हिस्सा नहीं थी। अगर वजीर आजम ने ज़ाती वजाहत देनी थी तो एजेंडे में शामिल होना जरूरी था। जस्टिस अजमत सईद ने इस्तफसार किया कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। आप ऐसा कहना चाहते हैं कि स्पीकर को वजीर आजम को तकरीर की इजाजत नहीं देना चाहिए थी। आज मरियम नवाज और इसाक डार के वकील शाहिद हामिद भी दलाइल देंगे। अब तक की ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं आपको। पनामा केस की समाअत इस वक्त जारी है। मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे बुरहान बुखारी से, क्या कार्रवाई की गई है बुरहान अभी तक? बिल्कुल, पनामा केस में इस वक्त समाअत के दौरान वक्फा है, जिसके बाद दोबारा जो है समाअत शुरू होगी और जमात इस्लामी के वकील तौफीक आसिफ जो है वो दलाइल शुरू करेंगे। इस दौरान जो है जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने का कहना था कि सड़कों के ऊपर बहुत गालम गलोच हो गई और बहुत बुरा भला कह दिया गया। अब जो भी फैसला करेगी अदालत करेगी और अदालत जो है तमाम कानूनी नुकात के मुताबिक फैसला करेगी। उनका मजीद ये कहना था कि क्या वजीर आजम की जानिब से जो तहाइफ दिए गए जस्टिस क्या ये गलत है, जिस पर जमात इस्लामी के वकील तौफीक आसिफ का कहना था कि ये उनका जाती मामला है। जिस पर जस्टिस अजमत सईद का कहना था कि आप एक नुक्ता उठा रहे हैं और दूसरे नुक्ते का जवाब खुद ही दे रहे हैं। आप के तमाम तर जो नजरियात मुबहम हैं। जी ठीक है बुरहान, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। और इस वक्त नाज़रीन को हम बताएंगे कि शेख रशीद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कोई बैंक डॉक्यूमेंट, कोई मनी ट्रेल, कोई चीज़ नहीं पेश की। और चीफ जस्टिस साहब ने बहुत अच्छा फरमाया कि सरकारी वकील ने भी सारे कानून, लॉ और ज़ाब्ते ही पेश किए हैं और कोई सबूत जो है, क्योंकि ये आसान काम नहीं है कि नेल्सन और रेकल्सन का और उसके पीछे मिनर्वा और दूसरी जो एजेंसियां हैं। आज अभी भाई बता रहे हैं कि जर्मन की इन्वेस्टिगेशन ने भी इसको डिस्क्लोज कर दिया है कि बेनिफिशरी इन फ्लैट्स की मरियम साहबा हैं। सो कल या परसों से ये केस बड़े अहम दोराए में दाखिल हो जाएगा और 2 हफ्ते में असल हाथी का फैसला करना है कि वो पनामा का हाथी जो है उसकी फीडिंग कहाँ से हुई, वो पैसे कहाँ से गए, उसके मामलात कैसे तय हुए। सो इस पनामा के हाथी की तरफ कोई नहीं आ रहा, कानून और ज़ाब्तों की तरफ जा रहे हैं। सो इंशाअल्लाह ताला मैं पूरे पुरुमीद हूँ कि एक तारीख़ी फ़ैसला आएगा और सारी कौम जो इतने दिनों से जजेस की तरफ देख रही है, अल्लाह को मंजूर हुआ तो एक इंसाफ पे मबनी फैसला है। शेख साहब, ये एक सवाल है कि अब तो मलकियत साबित हो चुकी है मिनर्वा। देखें, मलकियत पे फैसला कोर्ट ने करना है। मिनर्वा की और नेल्सन और नेस्कोल की, वो सबको पता है ये किसकी है। मैं ICIJ की रिपोर्ट को बिल्कुल दुरुस्त मानता हूँ। दुनिया में किसी मुल्क ने उस रिपोर्ट को चैलेंज नहीं किया और अब क्योंकि कानूनी बातें यहाँ हो रही हैं, फैसला कोर्ट ने करना है। जो भी कोर्ट फैसला करेगी हमें कबूल है जी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। शेख रशीद जो कि मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं पुरुम्मीद हूँ कि एक तारीख़ी फ़ैसला आएगा। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि कोई चीज़ भी अभी तक पेश नहीं की गई है। आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस की समाअत हो रही है। 5 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत कर रहा है और इस वक्त समाअत के दौरान वक्फा है। शेख रशीद भी इस दौरान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें उन्होंने अपने मौक़िफ़ से आगाह किया। उन्होंने कहा कि कोर्ट जो भी फैसला करेगी उसे हम मिनोअन कबूल करेंगे। ये भी आपको बताते चलें कि शेख रशीद का कहना है कि मैं पुरुम्मीद हूँ कि एक तारीख़ी फ़ैसला आएगा। ये है मरियम नवाज शरीफ बीबी के इन्वॉल्वमेंट की। अब ये बात इम्पेरेटिव है, ये बात लाजम है कि मरियम नवाज शरीफ बीबी का नाम ECL में डाल दिया जाए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स उनके सामने आ गए हैं जिससे उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है इस सारे स्कैम में, इस सारे स्कैंडल में बड़ी वाज़ेह होकर सामने आई है। और इसलिए हमारा अब ये मुतालबा होगा वज़ारत दाखिला से कि अगर आप $5 लाख के ऊपर हमने देखा था कि ईमान अली का नाम जो है वो उसके ऊपर रहा और अब जाके 2 साल बाद ख़त्म हुआ, तो ये जो करोड़ों और अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग है ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा की। अब और ये जर्मन अखबार कह रहा है कि पाकिस्तान का हम लोग नहीं कह रहे हैं या
कहे के मुखालिफ, तो इसलिए अब ज़रूरी है कि मरियम नवाज शरीफ बीबी का नाम जो है वो ECL के ऊपर डाला जाए ताकि वो बाहर जो है ना चली जाए और फिर वापस आने से इनकार ना कर दे। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, आज जो मुकदमा जो है आज जमात इस्लामी के जो वकील हैं वो अपने आर्गूमेंट्स अभी इस वक्त जो है वो कर रहे हैं। एक पहली बात मैं यहाँ पे ये भी कहूँ कि मैं जज साहब ने ऑब्जर्वेशन दी है कि बाहर जाके गालियाँ देना जो है ये कोई मुनासिब बात नहीं है। हम इसको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। हमने पहले भी जो है वो कभी किसी को गलत ज़ुबान इस्तेमाल नहीं की है, आइंदा भी जो है वो नहीं करेंगे। लेकिन इस मुकदमे की ये जो PMLN आजकल मीडिया के हवाले से हर एक को कही जा रहे हैं कि मीडिया ये कर रहा है, मीडिया पैसे लेके कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। दानियाल साहब ने ये कहा, ये मामला ये है कि ये मीडिया पे एक दबाव रखना चाहते हैं कि मुकदमे की प्रोसीडिंग्स जो 20 करोड़ लोग हैं उन तक ना पहुँचें। ये मुमकिन नहीं होगा। हम ये समझते हैं कि अगर आपने बाहर की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ख़त्म करवानी है तो बेहतरीन तरीका ये है कि अदालत में इसकी लाइव जो प्रोसीडिंग्स है वो दिखाने की इजाज़त दे दी जाए ताकि लोग जो हैं वो खुद ही देख लें कि अदालत के अंदर क्या हो रहा है और उनको हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की ज़रूरत नहीं पड़े। क्योंकि बहरहाल हम एक सियासी पार्टी हैं और हमारा काम है कि अपने जो वोटर्स हैं, हमारे जो लोग हैं, उनको हर एक उस मामले से बाखबर रखना जो कि इस वक्त अदालत में चल रहा है या अदालत के बाहर चल रहा है। हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम अपने कारकुनान को, अपने लीडर्स जो यहाँ पर नहीं पहुँच सकते, उन सब को बाखबर रखें और मीडिया ही ज़ाहिर है वो एक वाया है, वही एक रास्ता है जिसके ज़रिए हम सब कुछ ये सब कुछ जो है वो कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब के जो आज जो जमात इस्लामी के लॉयर हैं उन्होंने जो दलाइल यही दिए हैं कि जो वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीर की थी वहाँ पर उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर के ऊपर कहा था कि उनको इस्तिस्ना नहीं चाहिए, लेकिन असम यहाँ पर आके आर्टिकल 66 का इस्तेहकाक या प्रिविलेज प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्लेम किया और फिर एक मौके के ऊपर सब ने भी ये ऑब्ज़र्व किया कि वहाँ पर तो उन्होंने कहा था कि सबूतों के अंबार हैं जो कि पेश किए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आके कानूनी टेक्निकलिटीज़ के अंबार लग गए लेकिन सबूतों के अंबार जो हैं वो नहीं लगे। असल में जो अब दिलचस्प अभी जमात इस्लामी के जो वकील हैं, हमें उम्मीद है कि वो आज अपना दलाइल जो है वो ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद तारक असद साहब ने अपने दलाइल ख़त्म करने हैं। हम अब देख रहे हैं सलमान अकरम राजा जब जो हुसैन नवाज शरीफ साहब के वकील हैं उनके दलाइल शुरू होंगे कल से, और हुसैन नवाज शरीफ साहब के वकील को ये बात बतानी पड़ेगी कि उन्होंने जो 52 करोड़ रुपए का गिफ्ट नवाज शरीफ साहब को दिया, उनके सोर्सेज जो हैं वो क्या थे और ये रुपया कहाँ से आया, कतरी शहजादे के साथ जो सेटलमेंट उन्होंने की उसकी तफसीलात क्या हैं, और बकौल उनके उन्होंने जो पैसे ट्रांसफ़र किए उसका मनी ट्रेल देना होगा। इसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब और उनके बच्चों हसन नवाज शरीफ, हुसैन नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ के दरमियान अरबों रुपए के गिफ्ट्स का तबादला हुआ है। हमें बताना होगा कि अरबों रुपए के ये पैसे जो एक दूसरे को दिए जा रहे हैं ये कैसे आए और कहाँ से आए। इसके साथ साथ हमने ये भी आज जो स्कैंडल आज जो पेपर्स रिलीज़ हुए हैं इसके साथ ये भी उनको बताना होगा कि 2006 में अगर हुसैन नवाज इन अपार्टमेंट्स के मालिक बने तो 2004-05 में मरियम नवाज शरीफ किस तरह से नीलसन और नेस्कोल के मामलात को चला रही थी। अगर ये अपार्टमेंट्स उनके पास थे ही नहीं तो मरियम नवाज शरीफ 2004-05 में इसकी मालिक जो है वो कैसे बनी। और इसी के साथ साथ ये भी बताना होगा कि मरियम नवाज बीबी ने कहा है कि वो दादी की डिपेंडेंट है और दादी आगे वालिद साहब की डिपेंडेंट है। तो ये जो मामला है इससे क्या उनकी डिपेंडेंसी निकलती है। सलमान अकरम राजा साहब के जो आर्गूमेंट्स जब शुरू होंगे, हुसैन नवाज साहब के जो वकील हैं उससे ये सवालात आएंगे। मनी ट्रेल वज़ीर-ए-आज़म को और उनके ख़ानदान को देनी पड़ेगी। अभी तक पूरी कौम ये जानना चाहती है कि यह जो अरबों रुपया वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बाहर भेजा ये कैसे बाहर गया और फिर बाहर से वापस आया वो कैसे आया। वज़ीर-ए-आज़म के बच्चे चंद सालों में बिलियनर कैसे हो गए ये बताना पड़ेगा और चारों अपार्टमेंट्स की मलकियत की जो ट्रेल है वो बतानी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, एक 3 इस्तीफे एज ऑफ यस्टरडे आ जाने चाहिए थे। 3 इस्तीफे, एक इस्तीफ़ा आना चाहिए था मरियम औरंगज़ेब का जिन्होंने BBC की खबर के ऊपर गलत अपने ही इदारों को, पाकिस्तानी ऑफिशियल गवर्नमेंट के इदारों को यूज़ किया और फिर BBC ने तरदीद की। इस चीज़ पे तो मरियम औरंगज़ेब का इस्तीफ़ा एज ऑफ यस्टरडे आ जाना चाहिए था। दूसरा इस्तीफ़ा, ख्वाजा साद रफ़ीका ट्रेन का 18वां हादसा हो गया है और वो आदमी इधर आके ख़ानदान को प्रोटेक्ट कर रहा है और ट्रेन जो है बंदे मार रही है और वो कह रहा है मरने वालों का कसूर है जो मरे हैं। शर्म आनी चाहिए, इधर से इस्तीफ़ा आना चाहिए। तीसरा इस्तीफ़ा,
जो इन्होंने चीफ इलेक्शन फिक्सर को क्रिकेट फिक्स करने की जिम्मेदारी दी है नजम सेठी साहब, उनका इस्तीफ़ा आ जाना चाहिए। टीम कितनी बुरी कारकर्दगी है और ये इस्तीफ़ा फिलफोर आना चाहिए क्योंकि मेरिट की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। नजम सेठी जिन्होंने इनके लिए इलेक्शन फिक्स किया है उनको क्रिकेट फिक्स करने की दी गई है। जहाँ तक गालियों की बात है, किससे इनके हाय बदअमालियों तक आगे, इखलाक की कदरों की पामालियों तक आगे। पहले कहते थे अदालत जाएं बताएंगे, अब अदालत पहुंचकर गालियों तक आ गए। ये तो गालियां दे रहे हैं। एक चीज़ देना, सबूत लाओ, वो रसीदें लाओ, कहाँ हैं? जैसे कि फवाद साहब ने कहा, वो सबूतों के अंबार कहाँ हैं? वो मुर्गी जो सोने के अंडे देती थी उसको ले लेके फिरते हैं कि जी ये एक मुर्गी थी जो 1980s में भी सोने के अंडे देती थी, आज भी सोने के अंडे देती है और फैल रहा है। बहरहाल इंशाल्लाह जी ये इमरान खान को क्रेडिट जाता है कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को अदालत में लेके आए। कौम पर उम्मीद रहे, इंशाल्लाह फैसला जो आना है वो कौम के हक में आना है। आप समझते हैं कि जमात इस्लामी के वकील के दलाइल से जो है आपका केस वीक हुआ है, क्योंकि आप भी कमरे अदालत में मौजूद थे, जो कुछ आज उन्होंने दलाइल दिए, क्या आप समझते हैं कि उससे आपके केस अभी एक ही दलील ली है उन्होंने, आर्टिकल 66 के ऊपर जो प्रिविलेज चल रहा है वो हमारा भी यही केस है कि आर्टिकल 66 का इस्तिस्ना नहीं हासिल, वो तो चल ही रहा है। ये फैसल साहब कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन फिक्सर जो नजम सेठी उन्होंने अभी बाद में नजम सेठी आप देख रहे थे। इस वक्त पीटीआई के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे जिसमें उन्होंने कहा कि मनी ट्रेल देना होगा, अरबों रुपए के तोहफों के पैसे कहां से आए ये वाजे करना होगा, इतने कम अरसे में अरबपति कैसे बने।